नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध्य के संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं। पहले हमने चाणक्य के बारे में पढ़ा था और चाणक्य के बाद में हम जो मुख्य टॉपिक है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिनके अभिलेखों में अशोक के अभिलेखों वगैरह में आते हैं, तो उसका एक पार्ट है रेट के हिसाब से मौर्य साम्राज्य। किसी भी इतिहास में किसी भी वस्तु को जानने के लिए हमें उसके दो ही चीज़ें उपयोगी रहती है। एक उसका रहता है साहित्यिक स्रोत, एक रहता है उसका पुरातात्विक स्रोत। तो हम सबसे पहले इन पे बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पुरातात्विक और आपके साहित्यिक स्रोतों की। पहले आप टाइम पीरियड आप इसका लिख लीजिएगा, 322 से 184 ईसा पूर्व। ये डेट थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है भाई। ये डेट सीधा का सीधा क्वेश्चन RS 2012 जो प्री थी उसमें ये डेट पूछ ली गई थी। तो आप इस डेट को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि मौर्य जो साम्राज्य है वो कब से कब तक है। इसके बारे में हम इसमें जितने 2 या 3 जो राजा हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद में आपका बिंदुसार है, और उसके बाद में अशोक महान जो है वो राजा बने थे। इसके बैक में हम चले जाते हैं। इससे पहले एक स्थान होता है आपका मगध। इस पर 3 शक्तियाँ होती है जो राज कर चुकी होती है। पहला हर्यक होता है। इसके पीछे की क्लास में वैसे तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस क्लास में बता देता हूँ। शिशुनाग और नंदवंश। नंदवंश का अंतिम शासक होता है धनानंद। धनानंद जो होता है उसका एक राजकीय सलाहकार होता है कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। ये इनके दरबार में रहते हैं। कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, अपने शॉर्ट में चलते हैं। कौटिल्य का ये अपमान कर देते हैं। अपमान करने के बाद में ये चले जाते हैं, थोड़ी सी दूर जाते हैं। वहाँ पे बच्चे एक खेल खेल रहे होते हैं। खेल का नाम होता है राजकिलमकारी। इस खेल को देखकर ये बड़े ही अचंभित होते हैं कि एक जो बच्चा होता है वो हूबहू एक राजा का रोल प्ले कर रहा होता है, द प्रिंस। एक राजकुमार या राजा का रोल प्ले कर रहा होता है। देखने में उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसके जो गट्स है, वो देखने में बिल्कुल राजा जैसे होते हैं। जैसे ही ये इसको देखता है, उस बच्चे को अपने पास बुलाता है और पास बुलाकर कहता है कि बेटा तुम्हारी महत्वाकांक्षा क्या है। तो बच्चा कहता है कि मुझे राजा बनना है। तो वह कहता है कि राजा नहीं, मैं तुम्हें भारतवर्ष का सम्राट बनाऊंगा। बच्चा बड़ा महत्वाकांक्षी होता है और बच्चे को 1000 कर्षापण में खरीद लेता है। कर्षापण के बारे में मैं बता देता हूँ। कर्षापण जो है वो चांदी का सिक्का हुआ करता था। ये अगर पूछ ले कि किस धातु का था, तो चांदी का तो सिक्का था। सर्वप्रथम पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख हमें मिलता है। और यहाँ से ये चले जाते हैं कहाँ पर? तक्षशिला में। और तक्षशिला में 8 वर्षों तक इसको शिक्षा दी जाती है। शिक्षा देने के बाद में ये कहा जाता है, बुढ़िया वाली कहानी आपने सुनी हुई होगी। ये कहता है चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो व्यक्ति होता है ये बनता है चंद्रगुप्त मौर्य। और ये 8 वर्षों की शिक्षा के बाद में भारत का जो उत्तरी पश्चिमी एरिया है वहाँ पर ट्राइबल जनजाति की सेना इकट्ठी करता है और ये मगध पर आक्रमण करने की सोचता है। जैसे ही ये मगध पर आक्रमण करने की सोचता है, तब चाणक्य कहता है नहीं चंद्रगुप्त,
तुम्हें इस समय आक्रमण नहीं करना है, ये हमारे लिए मुफीद समय नहीं है, सकारात्मक समय नहीं है। क्योंकि ये जो आपके जो चाणक्य थे वो बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति रहते हैं, बड़े ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति रहते हैं। ये कहते हैं कि मगध पर अभी आक्रमण करना हमारे लिए मुफीद समय नहीं है, सकारात्मक समय नहीं है। इस पर आक्रमण करने के लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा। और जो घनानंद है इसको तुम और मैं, चंद्रगुप्त और चाणक्य नहीं मारेगा, उसको उसका घमंड मारेगा। हम नहीं मारेंगे, उससे उसका घमंड मारेगा, क्योंकि ये बड़ा ही घमंडी टाइप का व्यक्ति था। और जब इसके पापों का घड़ा भर जाएगा, जनता जब विरोध करेगी, होता क्या है, इसका जो अंतिम समय में जनता रिवोल्ट कर देती है। और जब जनता विद्रोह कर देती है, विद्रोह करने के बाद में इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे, जिससे जनता जो है वो हमारे पक्ष में हो जाएगी और हम जो है इसका समूल रूप से नष्ट कर देंगे। इसी कड़ी में ये क्या करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो इसको हरा देते हैं, और हराने के बाद में धनानंद की हत्या कर दी जाती है, और इधर जो है मौर्य वंश की नींव जो है वो पड़ जाती है। ये कई बार पूछ लेते हैं कि धनानंद के समय किस विदेशी का आक्रमण हुआ था, तो उस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। देखो एक बार फिर से आप समझ लो, मगध 3 वंश होते हैं, धनानंद राजकीय सलाहकार कौटिल्य होते हैं, अपमान कर दिया जाता है। आते हैं, बच्चे को देखते हैं, राजकीलमकारी गेम होता है, इस गेम का थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। सम्राट बनाने की इच्छा से 8 वर्षों तक उसे शिक्षा दी जाती है। 1000 करसापण में खरीदा जाता है, चांदी का सिक्का होता है। सर्वप्रथम पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। और ये कहता है कि इसको हम नहीं, इसका घमंड मारेगा। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं जब चंद्रगुप्त मौर्य हम पढ़ेंगे तब उसके बारे में 2-4 बातें मैं आपको उस समय बताऊंगा, क्योंकि वैसे विदेशी आक्रमण हमारे सिलेबस में नहीं है। और जो सिकंदर है अपने घोड़े के नाम पर, बुक्काफेला के नाम पर एक बसाता है, एक निकैया शहर बसाता है, जिसकी चर्चा हम अगर अन्य जो परीक्षाओं की तैयारी करेंगे उसमें इतिहास होगा तो हम उसमें अध्ययन करेंगे। रीट का जो सिलेबस है उसमें आपका ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक जो है वो नहीं है। हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य प्रशासन का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 322 BC से आपका 184 BC तक। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। इस वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। इसकी हत्या कर दी जाती है। फिर बात करते हैं हम राजधानी की। राजधानी थी पाटलिपुत्र, अन्य नाम मिलता है इसका पोलीब्रोथा। मौर्यों का राज चिन्ह था मयूर। राज चिन्ह था मयूर, जिसको सबसे पहले जानने का श्रेय दिया जाता है ग्रूनवेडल महोदय को। ग्रूनवेडल जो महोदय है, इन्होंने लोरिया नंदनगढ़ से इस आकृति को देखा, मयूर को, और इन्होंने कहा कि ये जो था मयूर जो था वो मौर्यों का राज चिन्ह था। ये ग्रूनवेडल ध्यान में रखना है आपको कि ग्रूनवेडल महोदय ने इसको देखा था। सर्वप्रथम लोरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ था उस पर देखा था,
और देखने के बाद भी ये कहा था कि ये जो था ये मौर्यों का राज चिन्ह था। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक बृहदत्त। राजधानी की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र, जिसका अन्य नाम हमें पोलिब्रोथा मिलता है। राज चिन्ह जो था वो था मयूर। और ग्रोनवेडल महोदय ने लौर्य नंदनगढ़ स्तंभ से जाना और कहा कि ये जो है मयूर जो है वो मौर्यों का राज चिन्ह था। अब बात करते हैं इनकी जानकारी के स्रोत। जानकारी स्रोत में हमें दो चीज़ें मिलती है, एक साहित्यिक मान लो, एक पुरातात्विक मान लो। एक अगर हम और लें तो विदेशी यात्रियों का विवरण, ये हम ले सकते हैं। हालांकि ये इसमें साहित्यिक में हो जाता है, लेकिन अगर अलग से थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताना होता है तो विदेशी यात्रियों का विवरण। जैसे विदेशी यात्रियों की बात करते हैं तो एक राजदूत आते हैं मेगास्थनीज, जिनकी पुस्तक होती है इंडिका। और इसमें ये कहते हैं भारत में दास नहीं होते हैं। इंडिका में ये भी कहा गया है कि भारत में दास नहीं होते हैं। विदेशी यात्रियों का जो विवरण है उसमें हमें उल्लेख मिलता है, और ये भारतीय इतिहास के जनक भी माने जाते हैं। भारतीय इतिहास के जनक। विश्व की बात करते हैं तो हेरोडोटस, राजस्थान की बात करते हैं तो घोड़े वाले बाबा जी, कर्नल जेम्स टॉड। और भारत की बात करते हैं तो आपका मेगास्थनीज। ठीक है, मुख्य मुख्य बातें हम इसमें देख चुके हैं। जानकारी के स्रोतों में सबसे पहले मेगास्थनीज के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, है ना। इनके उद्धरणों से हमें मिलता है, कई चीज़ें हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले में मिलता है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, वह इस पर लिखी गई गुंडीराज की टीका, गुंडीराज की टीका। टीका होती है किसी भी चीज़ होती है, जैसे आपने पासबुक पढ़ी होगी, संजीव पासबुक। पहले एक आती थी विमल कुंजी, तो पासबुक का जो छोटा रूप होता है ना, वो टीका हो गई। ठीक है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, वह इस पर गुंडीराज की टीका। विदेशियों की बात करते हैं तो विदेशी जो यात्रियों के विवरण में मेगास्थनीज जो था उसकी पुस्तक थी इंडिका। मूल रूप से ये नष्ट हो चुकी है। ठीक है, फिर बौद्ध ग्रंथ, सिंहली अनुश्रुति, सिंहली अनुश्रुति, दीपवंश और महावंश। दीपवंश व महावंश। जैन ग्रंथों की बात करते हैं तो जैन ग्रंथों में है कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन और श्रीचंद की कथाकोश। श्रीचंद की
कथा कोश। इसके अलावा विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, पुराणों में मौर्यों को असुर कहा गया है। अभी पुराणों में मौर्यों को असुर कहा गया है। फिर हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की, जिसका हम अध्ययन पहले कर चुके हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसके अलावा पतंजलि का महाभाष्य। इस महाभाष्य में चंद्रगुप्त की सभा का वर्णन है। पतंजलि का महाभाष्य जिसमें चंद्रगुप्त की सभा का वर्णन है, राजसभा या सभा का उल्लेख है। फिर दो चीजें और मिल गई है हमें, दो संगमकालीन साहित्य हैं। अहनानूर जिसके लेखक है रुद्र शर्मन, और मामल्लनूर जिसके लेखक है कपिलर। अहनानूर और मामल्लनूर, ठीक है, ये क्या है? दो संगमकालीन साहित्य है। लेखक हो गए अपने, परनार भी कहते हैं इसे, परनार ज़्यादा इजी रहता है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। परनार कपिलर की दो संगमकालीन ठीक है। अब दो चीज़ें और बच गई। कश्मीर के जो दो व्यक्ति होते हैं, कौन होते हैं? एक तो क्षमेंद्र की वृहद कथा मंजरी, क्षमेंद्र की, कश्मीर कर लेना भी थोड़ा सा अगर आ जाए ये कहाँ के हैं तो, कि वृहद कथा मंजरी और उसकी सोमदेव की, इन्हीं के पुत्र होते हैं। कथा सरित सागर, ये है आपके साहित्यिक स्रोत। एक बार थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इनमें से सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, तो एक बार थोड़ा सा देखने का इसको प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो अपने दिमाग में ये फिट हो जाएगा। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 322 से 184 BC, ठीक है। संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक काफ़ी बार पूछते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था बृहदत्त। राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे पोलिब्रोथा भी कहा जाता है। राजचिन्ह मयूर था, और मयूर ये बताने वाले थे ग्रून बेडल महोदय, जो लौर्य नंदनगढ़ स्तंभ था उस पर इन्होंने देखा और कहा कि ये मौर्यों का राजचिन्ह था। इसके बाद में जानकारी के स्रोत हमें मिलते हैं 3 प्रकार से। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, तीसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की सबसे पहले हम चर्चा करते हैं तो विशाखदत्त की मुद्रा जो राक्षस है वह इस पर लिखी गई एक टीका है, गुंडीराज की टीका। ये बौद्ध ग्रंथ की बात करते हैं तो सिहली अनुश्रुति, दीपवंश और महावंश। जैन ग्रंथों की बात करते हैं तो कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन, श्रीचंद की कथाकोश। विष्णु पुराण की बात करते हैं, और पुराणों में जो है मौर्यों को असुर कहा गया है, अंडरलाइन कर लेना भी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये तो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है।
फिर पतंजलि का जो महाभाष्य है, पतंजलि का जो महाभाष्य है जिसमें चंद्रगुप्त की राजसभा जो है उसका हमें उल्लेख वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है। इसके बाद में दो संगमकालीन कवि होते हैं, उनकी जो है अहनानूर जिसके लेखक होते हैं रुद्र दामन, और एक होते हैं परनार जिनके लेखक होते हैं कपिलर। ये संगमकालीन या दक्षिण भारत के आप कह सकते हो, है ना। संगमकालीन साहित्य जो है ना ये दक्षिण भारत के भी कह सकते हैं और हम यहाँ संगमकालीन भी कह सकते हैं। लेखकों का दोनों का नाम ध्यान में रखना है, रुद्र शर्मन है, सॉरी दामन नहीं है, और कपिलर अहनानूर और परनार। फिर है कश्मीर के व्यक्ति होते हैं क्ष्मेंद्र और उनके पुत्र होते हैं सोमदेव। तो क्ष्मेंद्र की है मिलाने वाले क्वेश्चन में आ जाता है कि उसकी पुस्तक, तो क्ष्मेंद्र की वृहत कथा मंजरी और इसकी सोमदेव की कथा सरित सागर। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो अपना हो जाता है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण की हम बात करते हैं तो इनमें मुख्य है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक मिलती है हमें इंडिका, ठीक है। इंडिका मूल रूप से नष्ट हो गई थी और ये भारत आने वाले प्रथम राजदूत थे। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको समझाने का थोड़ा सा और अच्छा प्रयास करूँगा, ठीक है। अब पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं तो पुरातात्विक सबसे पहले इसमें मिलता है हमें अशोक जो थे इनके पुत्र के लगभग 40 अभिलेख, ठीक है। फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये जूनागढ़ गुजरात में है भाई। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम मिलते हैं भाई। इसमें दादा और पोता दोनों के नाम मिलते हैं। ये पूछा गया था कि इन दोनों के नाम किस में मिलते हैं। आईएएस प्री 2004 में पूछा गया था कि ये दोनों नाम किस में मिलते हैं। चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के नाम, दादाजी और पुत्र जो है दोनों के नाम हमें मिलते हैं किसमें, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें। नंबर 3 शहगोरा अभिलेख बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के दिनाजपुर ज़िले में है। ये पूछा गया है कि भी कहाँ है ये, तो बांग्लादेश के दिनाजपुर ज़िले में है, ठीक है। शहगोरा अभिलेख, ये इसकी खास बात और एक, यह एकमात्र अभिलेख है जो ताम्रपत्र पर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लिखा गया है। शहगोरा अभिलेख जो है बांग्लादेश के दिनाजपुर में है और इसमें पूरा का पूरा ये एकमात्र अभिलेख है जो हमें कहाँ मिलता है, ताम्रपत्र पर लिखा गया है। फिर है महास्थान,
ये दोनों जो अभिलेख है ये चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ज़्यादातर अशोक के हैं तो हम ऑप्शन में आते हैं और कर देते हैं अशोक। ये बांग्लादेश के बोगरा जिले में है। अकाल से निपटने की जानकारी भी हमें इनमें मिलती है, वो हम आगे इसका अध्ययन करेंगे तब बात करेंगे। राशनिंग अन्नागार जो पद्धति है वो हमें इनमें मिलती है। ये दोनों जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। माहिस्तान और शहगोरा जो है दोनों किसके हैं? चंद्रगुप्त के हैं, बांग्लादेश में है और बोगरा जिले में है। ठीक है। इसमें मौर्य काल का इस नाम में पुंड्र नगर भी मिलता है। दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। अब कुछ बातें करते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। जो मौर्यकालीन नवीन जो पुरातात्विक स्रोत है जो हमें मिले हैं, नवीन जो हाल ही में हमें प्राप्त हुए हैं, उनमें 2-3 है वो हम लिख लेते हैं। नवीन पुरातात्विक स्रोत जो हमें हाल ही मिले हैं। सबसे पहले इसमें बात करते हैं तो गंगा के मैदान में स्थित बीठा से प्राप्त है। गंगा के मैदान में स्थित बीठा से प्राप्त मौर्यकालीन किलाबंद नगर। मौर्यकालीन किलाबंद नगर बानगढ़, चंद्रकेतुगढ़, शिशुपालगढ़। ये पूछ लिया गया था कि भी शिशुपालगढ़ कहाँ है, तो ये वर्तमान है आपका ओडिशा में। पहले उड़ीसा था, अब इसका नाम ओडिशा कर दिया गया है ना। तो शिशुपालगढ़ जो है वो कहाँ पर है? ओडिशा में है। श्रेणी भवन, ठीक है। बानगढ़, चंद्रकेतुगढ़, शिशुपालगढ़ और चंद्रकेतुगढ़ की मिट्टी की 4 दीवारी। बानगढ़ के श्रेणी भवन, ठीक है। बानगढ़ के श्रेणी भवन क्या हो गए, और आपका ये मौर्यकालीन किलाबंद नगर हो गया। इसके अलावा चंद्रकेतुगढ़ जो है कि मिट्टी की 4 दीवारी, शिशुपालगढ़ जो कि वर्तमान, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भी ये कहाँ पर है? ओडिशा में है, ठीक है। ये अपनी बात हो गई पुरातात्विक स्रोतों की। अब हम बात करते हैं कि मौर्य क्या थे और क्या नहीं थे, किसने क्या कहा है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं मौर्य जो है ना, ब्राह्मण जो साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य है, ये कहता है कि, क्योंकि ब्राह्मण, ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ब्राह्मण अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता है, अन्य को अपने से नीचा मानता है। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो देखो, ब्राह्मण जो थे अपने आप को सबसे अच्छा मानते हैं और बाकी को सबको नीचा मानते हैं। तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण जो थे ना वो शूद्र थे। इस ब्राह्मण साहित्य कहता है कि मौर्य जो थे ना वो शूद्र थे। 1 नंबर तरीका, सबसे अच्छा तरीका यही है कि ब्राह्मण अपने आप को क्या मानते हैं? श्रेष्ठ मानते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य के अनुसार मौर्य जो थे वो थे शूद्र, वो अपने से सबको नीचा मानते हैं। फिर जैन और बौद्ध ग्रंथ है। दूसरा और अच्छा तरीका बता देता हूँ, जैन और बौद्ध ग्रंथ है के अनुसार ये है क्षत्रिय। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ये दोनों ही क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे।
तो हर व्यक्ति चाहता है कि कोई भी महान व्यक्ति हो वो हमारे जैसा हो। मैं आपको याद करवाने का तरीका बता रहा हूँ, इससे लिंक ना करें, ठीक है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि कोई भी ऊंचा व्यक्ति होता है ना वो हमारी कास्ट का हो, हमारे जैसा हो। हालांकि ये महावीर स्वामी के बारे में तो ये कहा जाता है कि पहले ये एक ब्राह्मण कन्या के गर्भ में थे, लेकिन फिर रात को इन्होंने सोचा कि ब्राह्मण जो थे वो नीच कुल में हैं, नीच होते हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि मुझे, और इससे पहले जो 23 तीर्थंकर हुए थे वो पूरे के पूरे जो थे वो क्षत्रिय कुल में थे, तो दोनों कारण हो गए थे। तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे आप क्षत्रिय कुल में करो। तो भगवान इंद्र जो है रातों रात जो है उनको गर्भ परिवर्तन कर देते हैं और गर्भ जो है वो एक क्षेत्रीय कुल में कर देते हैं। ये बात ही तो जैन भी जो महावीर स्वामी थे वो भी क्षेत्रीय थे, गौतम बुद्ध भी जो थे वो भी क्षेत्रीय थे। तो ये कहते हैं कि ये जो मौर्य थे वो क्षेत्रीय थे। फिर विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस जो है, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस जो है, इसमें मौर्यों को कहा गया है कि ये वृषल यानी कुलहीन और एक मूरा नाम की कन्या थी, निम्न वर्गीय थी, निम्न जाति की थी, उसके गर्भ से ये जन्मे थे और ये नीची जाति के थे। ये कौन कहता है? विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। रोमिला थापर जो है, प्राचीन भारत की प्रमुख इतिहासकार जो है रोमिला थापर, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, एक ही बार पूछा गया है। ये कहते हैं कि मौर्य जो थे ये वैश्य थे, महाजन थे, वैश्य थे, व्यापार करने वाले थे। इनमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण मत है वो है आपका क्षेत्रीय वाला, सर्वाधिक मान्य मत है। अब देख लो, एक बार मैं बता देता हूँ कि सभी विद्वानों में क्या है, मौर्य वंश की क्या जाति है ना, जाति किस जाति से ये बिलोंग करते हैं, इसके बारे में विद्वानों में क्या है, तीव्र मतभेद है। कोई कहते हैं ये ब्राह्मण है, कोई कहते हैं ये क्षत्रिय है, कोई कहते हैं ये वैश्य हैं और कोई कहते हैं शूद्र है। तो देखो, सबसे अच्छा याद करने का तरीका है, क्योंकि हमें यहाँ तो याद रह जाता है, जैसे ही परीक्षा भवन में जाते हैं तो वहाँ पे सब एक जैसा हो जाता है कि हाँ ये कौन है, ये कौन है। तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। देखो, ब्राह्मण जो होते हैं, ये मान के चलो ब्राह्मण जो जाति होती है वो अपने से ज़्यादा किसी जाति को नहीं चाहती, ये सिर्फ और सिर्फ अपने को चाहती है। और ये कहते हैं कि ब्राह्मण जैसे कोई नहीं है तो सबको नीचा समझती है, ये मान के चलो। तो ब्राह्मण ये कहती है कि जितने भी हैं वो सब शूद्र हैं, सर्वश्रेष्ठ जो है वो हम हैं। तो ब्राह्मण ये कहते हैं कि ये शूद्र जाति के थे, मौर्य जो थे इनकी जाति थी, शूद्र थे। फिर जैन और बौद्ध जो ग्रंथ है वो ये कहते हैं ये क्षेत्रीय। जैन और बौद्ध के जो प्रतिपादक थे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, ये दोनों ही क्षेत्रीय जाति से बिलोंग करते थे। तो ये कहते हैं कि भी मेरी जाति के ही लोग सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो क्यों न आर्य मौर्य जो थे वो भी क्षेत्रीय ही थे, ठीक है। विशाखदत्त की जो मुद्रा राक्षस है, जिसमें हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी या मौर्य काल की जानकारी मिलती है, वो ये कहते हैं कि ये निम्न कुल के थे, कुलहीन थे और वर्षल थे, नीच जाति के थे। एक मूरा नाम की कन्या होती है, उसके गर्भ से, जो निम्न जाति की होती है उसके गर्भ से ये पैदा हुए थे। एक प्राचीन भारत की एक इतिहासकार है रोमिला थापर। रोमिला थापर ये कहती है कि ये जो थे वो वैश्य थे, लेकिन इन सब में सर्वाधिक जो मत है वो है आपका कि मौर्य जो थे वो क्षेत्रीय कुल के थे। चलो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। हम मौर्य वंश की शुरुआत कर चुके हैं। कल जो है हम प्रमुख जो इस वंश का प्रथम जो शासक है, जिसने जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं और 12 वर्ष काल पढ़ने के बाद में सलेखना पद्धति से अपने शरीर को त्याग देते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।